नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। और आप लोग जान रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। सारे कोर्स ओपन है और सब कुछ आप पे चलाए जाएंगे। जो लोग हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर से हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर इसका कोर्स ओपन हो चुका है। और जो इसका कोर्स है वह आपका 1499 रुपए का है। जो लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी मैं अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, ऊपर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 का कोर्स है मित्र। और आप लोग को बता दूं, इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, 2500 क्वेश्चन की एमसीक्यू मिलेगी, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस ओरिएंटेड सारे के सारे मटेरियल दिए जाएंगे। एक जो पहला वीडियो है वह आपको दिया जा चुका है, सिलेबस वाइज दिया जा रहा है। पहला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सिमिलर भर्तियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का, उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में भर्ती आने वाली है, अभी उसकी तैयारी हो रही है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक आयोग के जो चेयरमैन बन चुकी है, ठीक है, डॉक्टर कीर्ति पांडे जी। तो बहुत जल्द हो सकता है जो लंबित भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में वह भी हो। तो देखिए, भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मतलब भिन्न भिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हिस्ट्री के सिलेबस में आप लोग 5 से 10% का अंतर पाएंगे, उससे ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वह आधारित है सभा और समिति को। मैं आपको बता दूं, पढ़ाऊंगा नहीं, घोल कर पिलाऊंगा। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन आप लोग को मिलेगा। मैं बता दूं, लगभग आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, 123 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 123 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई है। लगभग 60 सीटें जनरल के लिए हैं। ठीक है, 123 या मतलब 60 सीटें जनरल के लिए हैं और 120 125 प्लस ही भर्ती है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, आप लोग चेक करिएगा। मतलब अच्छे खासे पद असिस्टेंट प्रोफेसर के निकले हुए हैं। यह भर्ती सिर्फ आपके लिए है, यह भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले होनहारों के लिए है और आपकी तैयारी को धार देगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। आज का जो लेक्चर है ना, वह सभा और समिति को लेकर है। सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति क्या है। और देखिए, सिलेबस ओरिएंटेड ही सारे मटेरियल आपको मिल रहे हैं। सभा और समिति, मैं इसका पीडीएफ दूंगा मित्र, मैं इसका पीपीटी पीडीएफ दूंगा, घबराइए मत। मैं इसका पीपीटी पावर पॉइंट में पीडीएफ दूंगा कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया धाकड़ तरीके से हो। देखिए, फीस बहुत कम लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जिन लोगों ने दुकान सजाकर बैठे हैं और 2500, 3000, 4000 इस तरह से फीस ले रहे हैं। लेकिन हमारे वहां सिर्फ और सिर्फ 1499 में आपको फीस केवल एक बार पे करनी है, 1499। और इसी फीस में मैं आपका हर राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराऊंगा। 1 ईयर तक जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी रहेगी वो सब आपका इसी फीस में मैं कराऊंगा। ठीक है, सभा और समिति, ये जो टॉपिक है सभा और समिति, आप लोग जो लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास के जो छात्र हैं, वह इस टॉपिक से, वह इस टर्म से परिचित होंगे। आप जानते होंगे क्या है यह सभा और समिति। भैया एक बात बता दें, जानते हैं क्या है? ज्यादा भटको मत। एक चीज मैं आपको बता दूं, सभा और समिति, आज बहुत सारे कहा जाता है, अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है और किताबों में भी लिखा रहता है। ठीक है, ये सभी किताबें हैं हिस्ट्री की। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारे नोट, सारे टेस्ट सीरीज, सारे मटेरियल मैं यहीं से कलेक्ट करके दूंगा आप लोग को। मैं कभी बता दूंगा इसके बारे में। तो देखिए, बुक्स में भी यही लिखा गया है कि दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से हुई,
तो जो वेस्टर्न राइटर हैं वह तो अपना ही पक्ष खींचेंगे ना। तो वेस्टर्न राइटर ये मानते हैं कि दुनिया के गणतंत्र की जननी अगर कोई देश है, कोई कंट्री है, तो वह क्या है, वह अमेरिका है। अमेरिका को दुनिया के गणतंत्र की जननी माना जाता है। फ्रांस को भी गणतंत्र की जननी कहा जाता है, अमेरिका को भी गणतंत्र की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन वह वेस्टर्न राइटर हैं, वेस्टर्न राइटर वह हमेशा कहेंगे कि डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई थी हमारे देश से हुई थी। अरे वह अमेरिका डेमोक्रेसी की बात कर रहा है जहां 10 लाख रेड इंडियन लोगों को मार दिया गया, एकदम काट दिया गया उनको, रेड इंडियन लोगों को। फ्रांस के, पुर्तगाल के, डेनिश के, इंग्लैंड के, वह आताताई, वह एकदम भूखे लोग, धन के भूखे लोगों ने अमेरिका पर कैप्चर करके, अमेरिका पर हमला करके वहां के जमीनों को अधिग्रहण किया, वहां के लोगों को दास बनाया, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ लूट लिया वहां पर। ठीक है, न जाने कितनी जातियां थी, कितनी जनजातियां थी, उनकी सभ्यता और संस्कृति का नाश करने वाला अमेरिका अपने आप को गणतंत्र की जननी कहता है, धिक्कार है। आज हमारे देश में अगर थोड़ी बहुत घटना होती है, छीटपुट कोई घटना होती है ना, जैसे खालिस्तान को लेकर हमारे वहां कुछ सिख हैं, जो कुछ लोगों की बात करूंगा, बस मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो जो लोग एक अलग देश की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, तो उनको शरण देने का काम अमेरिका में होता है, और विशेष रूप से कनाडा में होता है। कनाडा बार बार शांति का मसाल लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि खालिस्तान के लोगों को, सिख बंधुओं को, लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनका देश मिलना चाहिए। वह कनाडा जहां की संसद, जहां की सरकार, जहां का शासन लाखों जनजातियों के सौ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 10 लाख रेड इंडियन लोगों को मारा गया था। अरावाक जनजाति जो थी उनको गाजर मूली तक काट दिया गया था। माया सभ्यता खत्म कर दिया गया। मैक्सिको की इंका सभ्यता थी चिली में, उसको खत्म कर दिया गया। किस तरह से क्या क्या किया गया। अमेरिका की क्रांति कभी पढ़िएगा, अमेरिका की क्रांति नहीं, अमेरिका में उपनिवेश कैसे आया। इंग्लैंड के ही लोग तो हैं अमेरिका में। ठीक है, किस तरह से उपनिवेश आया, कहां किस तरह अत्याचार किया गया, उनकी ही भूमि और उनको दास बनाकर रखा गया था। कोई बात नहीं है। दुनिया के हर कालखंड में, हर जगह पर, हर स्थान पर इस तरह की घटनाएं थी। जब लोग मॉडर्न नहीं हुए थे, आधुनिक नहीं हुए थे, जब लोग अल्पज्ञ थे, अज्ञानता के शिकार थे, तो इस तरह के खुरापात, इस तरह के राजसी प्रवृत्ति दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग देशों में थी। कोई बात नहीं है। ठीक है, हम अब से सुधर जाएं और अच्छे तरीके से एक सभ्य मनुष्य का आचरण करें और देश और समाज को आगे बढ़ाएं। लेकिन गणतंत्र की जननी अमेरिका को वेस्टर्न राइटर कहते हैं, ये बात खलने वाली है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो देश है, डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो हमारे देश भारत से हुई थी। मैं ये कहूंगा, आप लोग कहेंगे ना पढ़ा कम रहे हैं, लेक्चर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सच्चाई है। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, छाती ठोकर डंके की चोट पर सुई की नोक पर बोलूंगा। मेरे सामने कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी, आज बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर, क्या बड़े तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं और केवल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर ना केवल गंदगी परोसते हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहेंगे। ठीक है, प्रोफेसर वो और आकर केवल भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर मतलब समाज को भटकाने की बात करेंगे, समाज को तोड़ने और मरोड़ने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई थी हमारे देश भारत से हुई थी। चंपा, राजगृह, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ये 6 बड़े महानगर हमारे वहां के थे। ठीक है, महाजनपद काल में। और आप जानते हैं कि बुद्ध और महावीर का जो जन्म हुआ था वह गणतंत्र में हुआ था, वह डेमोक्रेसी में हुआ था महाजनपद काल में। और महाजनपद काल में डेमोक्रेसी की शुरुआत नहीं हुई थी। महाजनपद काल से भी 1500 साल पहले ऋग्वैदिक पीरियड में भी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। और मैं आपको बता दूं, आज हमारा जो संसद भवन है ना, आज हमारा जो संसद भवन है, तो आज जो हमारा संसद भवन है वह तीन भाग में विभक्त रहता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा जो है ना, वह हमारे देश भारत में था। और कब था? ऋग्वैदिक पीरियड में था। लोकसभा, राज्यसभा। मैं आपको बताना चाहूंगा राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा ना, ये आपका जो सभा है, इसको मतलब कि राज्यसभा का जो भी गुण है वह समझ लीजिए सभा नामक संस्था में थी। और लोकसभा की जो भी आपके गुण हैं वह समिति नामक संस्था में थी। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है,
अब राज्यसभा में कौन रहता था, जैसे सभा में कौन रहता था, तो जिस तरह से राज्यसभा में है, हमारे देश में जो राज्यसभा है, इसमें ये होता है कि जो समाज के गणमान्य लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ऐसे करके रहते हैं। तो सभा में क्या होता था उस टाइम, क्या होता था सभा में, क्या होता था, तो सभा में जो गणमान्य लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जितने भी वृद्ध और कुलीन अभिजात वर्ग होता था, ठीक है, जितने भी विद्वान लोग होते थे, वह सभा नामक संस्था में रहते थे, ठीक है। और समिति में कौन रहते थे, आम जनमानस समिति के सदस्य थे। और बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, कलाकार लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, कुलीन वर्ग, वह किस संस्था के सदस्य थे, तो सभा के। तो देखिए, और सभा और समिति क्या थी, यह क्या करती थी, राजा को नियंत्रित करने का प्रयास करती थी, राजा को नियंत्रित करती थी। राजा कोई भी फैसला लेता था, कोई भी निर्णय अगर राजन के द्वारा लिया जाता था, तो सभा और समिति को विश्वास में रख कर लिया जाता था। राजा निरंकुश नहीं था, राजा मनमाने तरीके से कर नहीं लगा सकता था भैया। ऋग्वैदिक पीरियड में अगर कर बढ़ाना होता था ना, कर लगाना होता था, सिंचाई कर बढ़ाना होता था, चुंगी कर बढ़ाना होता था, कोई भी कर लगाना होता था राजा को, या कोई भी निर्माण कार्य करना होता था, या राजकोष से किसी भी धन का निष्कासन या किसी भी धन का प्रयोग करना होता था, यूज करना होता था, उपयोग करना होता था किसी कार्य में, वह सभा और समिति की बैठक बुलाता था, और सभा और समिति के परामर्श से राजा कोई भी निर्णय ले सकता था। तो राजा निरंकुश नहीं था, शुरुआत की बात कर रहा हूं, वैदिक पीरियड में राजा निरंकुश नहीं था। राजा सभा और समिति जो थी, वह राजा को समय समय पर नियंत्रित करने का काम करती थी, उसको कंट्रोल में रखती थी, ठीक है। तो सभा 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 के सदस्य कौन थे, जो सभा के सदस्य कौन थे, मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूं। सभा के जो सदस्य थे, जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग जो था वह सभा का सदस्य था, ठीक है। और कौन सा था सभा का सदस्य था, और जो वृद्ध लोग थे, वृद्ध वर्ग सभा का सदस्य था। जो कलाकार था वह सभा का सदस्य था, ठीक है। यह लोग क्या थे, सभा के सदस्य थे, ठीक है। समिति का सदस्य कौन था, समिति, अब देखिए समिति के बारे में आपको बता दूं, समिति का जो सदस्य था वह क्या था, आम जनमानस, आम, देखिए 1 मिनट, आम जनमानस जो था वह क्या था, किसका सदस्य था, समिति का सदस्य था, समिति का सदस्य था। और सभा और समिति क्या थी, यह दो संस्थाएं थी। सभा का जो उल्लेख है ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है, और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। 9 बार समिति शब्द का प्रयोग किया गया है और 8 बार सभा का प्रयोग किया गया है। और मैंने बताया यह आज की तरह जैसे आज आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजा को नियंत्रित करने का काम करती थी, ठीक है, राजा को नियंत्रित करने का काम करते थे। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है सभा और समिति के बारे में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, प्रजापति की पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां किसको कहा गया है, सभा और समिति को। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसको, सभा और समिति को, क्योंकि यही क्या करती हैं, यही राजा को कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं और शासन व्यवस्था बनाए रखती हैं, और राजा निरंकुश नहीं हो पाता है, ठीक है, ठीक है। तो यह बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह संस्था कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ही आप लोग को दे दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और भी बातें हैं, मैं कुल मिलाकर यह एक जनतांत्रिक संस्था थी सभा और समिति, ठीक है। देखिए सभा जो थी ना, सभा क्या थी, सभा और समिति थोड़ा बहुत अंतर हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए इस जो भी लोग हमारे कोर्स को परचेज करेंगे उनको पूरा का पूरा मटेरियल उन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, पीपीटी नोट्स भी दिए जाएंगे, लेक्चर्स वीडियो भी दिए जाएंगे, सब कुछ उनको उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। सभा जो है, देखिए सभा क्या था, सभा जो था, मैं ऐसे छोटा कर ले रहा हूं, देखिए सभा जो था ये क्या था, यह एक ग्राम संस्था था, ग्राम संस्था,
सभा क्या था? ग्राम संस्था, मतलब ग्राम पंचायत की तरह था सभा। सभा बहुत छोटा होता था। और समिति क्या थी? समिति केंद्रीय सभा थी, केंद्रीय था, ठीक है, केंद्रीय या क्या थी? केंद्रीय संस्था थी। और ये क्या था? ग्राम संस्था था, ठीक है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। समिति का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है, ठीक है। सभा में महिलाएं भी होती थी। सभा में क्या होती थी? महिलाएं भी होती थी, जबकि समिति में महिलाएं नहीं होती। तो सभा में जो महिलाएं होती थी, तो सभा में महिलाओं का जो संगठन था उसको क्या कहा जाता था? सभापति, सभापति। सभा में महिलाओं का जो संगठन था उसको सभापति कहा जाता था। और इसमें महिला नहीं होती थी। समिति में क्या होती थी? महिला नहीं होती थी, नहीं होती थी, ठीक है। आगे देखिएगा, मैंने बताया कि सभा में गांव के बुजुर्ग लोग शामिल होते थे, वृद्ध लोग शामिल होते थे, और जो कुलीन वर्ग होता था वह सभा में शामिल होता था, ठीक है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद जो है सबसे पहले आपका ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया और फिर अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है वह ऋग्वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। और सबसे उत्तर वैदिक पीरियड में क्या लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल में वह था अथर्ववेद। इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। वेदत्रयी में कौन 3 वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद आपका वेदत्रयी में शामिल नहीं होता है, ठीक है। देखिए, सभा और समिति में समिति ही सर्वश्रेष्ठ संस्था थी। और विवादों का निपटारा, ठीक है, विवादों का निपटारा इसमें होता था समिति में, ठीक है। विवादों का निपटारा, निपटारा भी किसमें होता था? समिति में होता था, ठीक है। तो यह चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सभा और समिति के बारे में बस इतना आप जान लें, देख लें, बस ये आपका फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सभा और समिति आधुनिक राज्यसभा लोकसभा की तरह होता था। इसमें कुलीन वर्ग, वृद्ध वर्ग और कलाकार आदि शामिल थे। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार होता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एक ग्राम संस्था थी, समिति एक केंद्रीय संस्था थी। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार। सभा में जो महिलाओं की संस्था थी उसको सभापति कहा जाता है, और जो महिलाओं की सभा को सभापति कहा जाता था। और समिति में महिलाएं नहीं होती थी, केवल पुरुष ही होते थे, ठीक है। देखिए, सभा के जो सदस्य होते थे, यहाँ चीजें मैं लिख दे रहा हूं। सभा में जो सदस्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभासद, ठीक है, सभासद कहा जाता था। सभा में जो सदस्य होते थे उन्हें सभासद कहा जाता था। जो अध्यक्ष होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। आज भी सभापति कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। जो द्वार रक्षक होता था, सभा का जो द्वार रक्षक होता था, द्वार रक्षक मतलब द्वारपाल, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको सभापाल कहा जाता था, सभापाल। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, शुरुआती समय में ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जो थी पावरफुल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का वर्चस्व खत्म हो गया था। और सभा और समिति भी अब केवल राजा को नियंत्रित नहीं कर पाती थी, केवल नाम मात्र की संस्थाएं रह गई थी। ऋग्वैदिक पीरियड में ही आपका सभा और समिति का विशेष महत्व था, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में भी सभा और समिति के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई है। एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बौद्ध जातक में, ठीक है, जातक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि वह सभा सभा नहीं है जहां संत लोग न हो, और वे संत नहीं है जो धर्म का भाषण न करते हों। पुनः वे ही लोग संत कहलाने के अधिकारी थे जो लोग राग, द्वेष और मोह को छोड़कर धर्म का भाषण करते थे। मतलब बौद्ध जातक में भी कहा गया है कि सभा में कौन लोग होंगे? सभा में विद्वान लोग होंगे, संत लोग होंगे। तो इसीलिए सभा में क्या थे? विद्वान लोग थे, संत लोग थे, समाज के जो वरिष्ठ लोग होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, वह लोग सभा में रहते थे।
ठीक है मित्रों, और आज भी जैसे इस तरह से समझ सकते हैं, आज भी राज्यसभा में मनोनीत अगर किया जाता है तो किसी सिंगर को मनोनीत किया जाता है, किसी अच्छे राइटर को मनोनीत किया जाता है। आज भी विद्वानों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और उसमें प्रयास होता है कि जो समाज में अच्छे योगदान दे रहे हैं उनको शामिल किया जाए राज्यसभा में। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। यह सभा और समिति नामक की यह जो छोटा आपका क्लास था, और मैं इसका पीडीएफ में बहुत ही अच्छे तरीके से दे दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।